अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका अगर मेन टॉपिक कहा जाए तो वो था पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और उसकी वजूहात। अब इससे पहले जब भी दहशतगर्दी पर डीजी ISPR की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मोस्टली उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस होते थे, उन्हीं को हाईलाइट किया जाता था कि अफगानिस्तान और भारत जिस तरह से टेररिज्म को फैसिलिटेट कर रहा है उसकी निशानदेही की जाती थी और उस पर जोर दिया जाता था कि जी आप पॉलिसी को चेंज करें, नहीं तो हम मजबूर होंगे। मगर इस बार एक मुनफरिद बात हुई और वो ये हुई है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के अंदरूनी अवामिल और फैसिलिटेटर्स जो कि अंदर से फैसिलिटेट कर रहे हैं, मुल्क के अंदर से, उसकी बात की गई और ख़ास तौर से KP गवर्नमेंट की गवर्नेंस के फ्लॉज हाईलाइट किए गए जो कि एक बड़ी वजह बन रहे हैं दहशतगर्दी बढ़ने की बकौल डीजी ISPR। उनका ये कहना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ गोलियों से नहीं हो रहा बल्कि हुक्मरानी की कमज़ोरियों से हो रहा है। एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कह दी गई आज कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की हिमायत ना करे एंड अपीजमेंट ऑफ टेररिस्ट इज़ नॉट आर पॉलिसी। अब क्या ये वाज़े तौर पर KP हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है और फिर इसके KP हुकूमत के मुस्तकबिल पर क्या सवालात उठ सकते हैं, इस पर अपने तजियाकारों की राय जानेंगे। इसके अलावा दहशतगर्दी बढ़ने की 5 वजूहात उन्होंने आज बताई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली वजह ये बताई कि जी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, मुकम्मल नफाज नहीं हो और उसकी वजह यह है कि सियासी इख्तलाफात हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 14 नुकात को अधूरा छोड़ दिया गया इन्हीं सियासी इख्तलाफात की वजह से। दूसरी वजह बताई कि दहशतगर्दी के मसले को सियासी रंग दिया जाता है, यानी सियासतदानों का इसे अवामी हिमायत हासिल करने का हरबा बनाया जाता है। तीसरी वजह थी भारत का अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के बेस के तौर पर किरदार, जहां से पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी की जाती है, स्पॉन्सर किया जाता है। चौथी, अफगानिस्तान में मौजूद जदीद अमरीकी हथियार जो अब दहशतगर्दों के हाथ में है। और पांचवीं, दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम का वो गठजोड़ जिसे मकामी और सियासी हिमायत हासिल रही है। फिर उन्होंने इनफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की भी बात की जहां दहशतगर्दों की कन्विक्शन ना होने के बराबर है। तो सवालात यही उठ रहे हैं कि क्या वाकई नेशनल एक्शन प्लान सियासी मसलहतों में दब गया है, क्या सियासी मुदाखलत ने निज़ाम अमन को कमज़ोर किया है, क्या KP हुकूमत दहशतगर्दी से निमटने में नाकाम हो चुकी है और क्या अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरा है कि अफगानिस्तान, भारत और आलमी क़ुव्वतों का किरदार कहाँ पर खड़ा हुआ है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजब साहब, ज़फ़र लाली साहब और PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आज यूज़ की डीजी ISPR साहब ने, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस है। ख़ास तौर से वो KP के हवाले से बात कर रहे थे। KP हुकूमत पर बहुत ज़्यादा अदम एतमाद का इजहार किया गया है और काफ़ी इसमें एक एग्रेशन भी हमें नज़र आया कि मुतमईन नहीं है वो KP की गवर्नमेंट से, उनकी गवर्नेंस से रिगार्डिंग टेररिज्म। आपका क्या ख्याल है, KP के मुस्तकबिल पर सवालात हैं KP गवर्नमेंट के? काफ़ी सारे। उसमें ये जो गठजोड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना इन्होंने जनरल साहब ने, मुजरिमाना गठजोड़ की बात हुई है और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें दलील के साथ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये बड़ी जरूरी होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी भी प्रेशर में जो है वो कैसी थी। बिल्कुल। फिर दूसरा मैंने ये देखा कि बॉडी लैंग्वेज तो उनकी जरा डिफरेंट थी, थोड़ी सी स्लाइटली एग्रेसिव था, लेकिन ये है कि दलील के साथ उन्होंने बात की। और दलील कुछ इस तरह से, मिसाल के तौर पे कि जब उन्होंने कहा, सवाल ये पैदा हुआ कि जी ये दहशतगर्दों से कैसे बात करें। जब वो APS की बात हुई या उन्होंने तमाम फिगर्स दिए कि 2023 में ये हुआ, 24 में ये हुआ, 25 में, अभी तक ये सितंबर की उन्होंने फिगर्स दी, तो साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी दलील क्या है और उसकी मिसाल उन्होंने दी कि हमें कहा जाता है जी दहशतगर्दों से बात करें। तो उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्दों से बात होनी होती या मसले मसाइल जो हैं वो आपके बातचीत से, गुफ्तगू से होते, मुज़ाकरात से होते, तो फिर जंगे बदर क्यों होती, हुनैन क्यों होती, ओहद क्यों होती, खंदक क्यों होती। तो मुझे आज थोड़ा सा चेंज नजर आया कि जब नॉर्मली होता है कि फौज का कोई हो ना रिप्रेजेंटेटिव, तो उनकी बड़ी नपी तुली जबान होती है, स्टेटमेंट होती है, और खासतौर पे अगर इस तरह के लोग यानी प्रेस वाले बैठे हों तो वो स्टेटमेंट्स देते हैं। आज मैंने ये बड़ा एक खुशगवार किस्म का चेंज देखा। अच्छा। एक तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया किसी सवाल पे और बहुत सारे सवाल उन्होंने लिए। गुस्सा नहीं किया,
उन्होंने वो सवाल को पहले समझा और फिर उसके बाद दलील से जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो ये है वो ये कि मुझे इस पूरे, अगर आप देखें ना, ये जो इनकी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, मुझे इसमें 2-3 चीजें अहम नजर आई जी। हमारा पैनल आप जो भी सवाल करेंगी उसके बारे में बिल्कुल मौजूद तैयार है। सबसे पहले मुझे जो बात नजर आई वो ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ जनरल साहब ने, डीजी ISPR ने एक जामे प्लान दिया और उसमें सबसे बुनियादी चीज जो मुझे नजर आई है वो ये है कि देखो, हम लोग तो लड़ रहे हैं, अस्करी आपकी क्यादत जो है उससे लेके नीचे डाउन टू सिपाही जो है वो हम कर रहे हैं जी। पुलिस लगी हुई है, उसके साथ ये है कि आपके शहरी जो है वो शहीद हो रहे हैं। सवाल ये है कि वो केसेस जो थे, जो एंटी टेररिस्ट जो यानी काउंटर टेररिज्म के, वो उसमें डिले क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है कि गवर्नेंस में जो गैप है वो, और खास तौर पे केपी की उन्होंने बात की कि जो गवर्नेंस का गैप है वो हमें अपने खून से भरना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो हुकूमत है, अगर ये दहशत यानी गर्दी के ऑपरेशन जो है उसकी अगर हमायत नहीं करती तो हम इस हुकूमत को नहीं मानते जी। अच्छा, ये बहुत बोल्ड किस्म की बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं। फिर उन्होंने फर्द वाहिद की बात की कि फर्द वाहिद जो है उसके कहने पे ये नहीं हो सकता कि यानी ऑपरेशन ना हो, और फिर उसके बाद स्मगलिंग की बात आई, नारकोटिक्स की बात आई और वो सेफ हेवंस की बात आई, और उसमें ये है कि हम भीख क्यों मांगे। केपी की गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान से क्यों भीख मांगे, खुद क्यों नहीं कुछ करते। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट इनका प्रेसर था, एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें खुल के इन्होंने बताया। और जो इस वक्त की मेरी आखिरी बात है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, यानी फौज ने या फौज के नुमाइंदे ने सिर्फ यही नहीं कहा कि ये मसाइल हैं, ये वजूहात हैं, उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं, और वो 3 ऑप्शन उन्होंने जो दी वो केपी की गवर्नमेंट को दी। यानी यूं समझिए कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो, पता नहीं इस वक्त गंडापुर साहब तो नहीं है, अफरीदी साहब जब भी आएंगे, कि या तो सहूलतकारों को रियासत के हवाले करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज इट गिव्स यू द वे फॉरवर्ड, कि या तो वो रियासत के हवाले करें या रियासत के साथ मिलकर काम करें। अगर ये दोनों मंजूर नहीं, अगर ये दोनों ऑप्शंस में से कोई नहीं कर सकते, तो फिर ये करें कि खारजियों के सहूलतकार के तौर पर रियासत पाकिस्तान के भरपूर रिएक्शन के लिए तैयार होता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक वार्निंग दी है कि अगर केपी की गवर्नमेंट गवर्नेंस और दहशतगर्दी के जो ऑपरेशंस हैं उसकी हमायत नहीं करती, गवर्नेंस ठीक नहीं करती, गैप फिल नहीं करती, और जो काउंटर टेररिज्म के आपके वो अदालत के हिसाब किताब है वो नहीं करती, और अगर वो दहशतगर्दों के सहूलतकार रहना चाहती है, तो फिर ये है कि हम खारजियों के सहूलतकार के तौर पर रियासत पाकिस्तान का जो भरपूर रिएक्शन है उसके लिए तैयार रहे। और मेरे ख्याल में ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जो है वो रिसीव हुआ। वो तो उन्होंने कह दिया कि सूबाई हुकूमत हमें ऐसी कबूल है ही नहीं जो कि मुज़ाकिरात के हवाले से बात कर रही है और ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर रही दहशतगर्दी के खिलाफ। ज़फ़र हिलाली साहब, केपी के हवाले से, केपी गवर्नमेंट के हवाले से बहुत क्रिटिसिज्म हमने देखा आज की प्रेसर में। दहशतगर्दी पर सियासत करी, ये उन पर एक्यूजेशन लगाया, फिर केपी गवर्नेंस के मसाइल हैं, फिर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा, फिर केपी की अदालतें ठीक काम नहीं कर रही, कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट 0 है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अभी बड़ी सीरियस एक्यूजेशंस हैं केपी गवर्नमेंट पर। ये मुझे बताएं कि स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग टेररिज्म और केपी की जो पॉलिसीज़ है रिगार्डिंग टेररिज्म, उसमें फ़र्क क्यों है, इतना गैप क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं ये पूछना चाहता, अगर मैं उधर होता तो जनरल साहब को मैं ये जरूर पूछता कि भाई टू फाइट टेररिज्म का स्ट्रेटजी होता है, क्या वो एक सिविलियन बैठ के टेररिज्म का स्ट्रेटजी इवॉल्व कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ही डजंट नो क्या करना, उसको तो पता नहीं है गोली किधर से निकलती है एक बंदूक की। माफ करिए, ये तो मेरा पहला सवाल ये होता कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गलत पॉलिसी थी कि इनके साथ बात करो, ये गलत पॉलिसी थी कि इनको कहा हाँ आ जाओ वापस फैमिली समेत, ये गलत पॉलिसी थी कि आपने उनको रीग्रुप करने की मौका दिया, रीइक्विप करने के मौका दिया।
और हथियार समेत ये वापस आए हैं। मैं देखिए, आई एम सॉरी रामीन, आई कैन नॉट बिलीव कि ये एक आदमी का फैसला है। मैं ऐसे मान ही नहीं सकता कि इस किस्म का फैसला एक आदमी का है। तो उस वक्त जो उसके एडवाइजर्स थे, जो उस वक्त जो हुकूमत थी और जो उस वक्त लोगों ने फैसला किया, वो कौन थे और उनका क्या जस्टिफिकेशन था कि बातों से हल हो जाएगा टेररिस्ट को? इसलिए कि मैं गया था स्वात, जब मैं स्वात गया था 2012 में, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास 2 गार्ड्स दिए थे, एक कप्तान था और एक लेफ्टिनेंट था, बगैर उनके मैं घूर नहीं सकता था। एंड क्या टेरर था उस वक्त वैली में। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये लोग जो उस वक्त इतना टेरर स्प्रेड कर सके, जो उनको बड़े मुश्किल से मर के निकाला, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे एक आदमी के सजेशन पे वो वापस आ गए। नो, आई डोंट थिंक कि वो पूरा आंसर है। आई एम सॉरी, मगर मैं नहीं समझता। मैं जानना चाहता हूं हु टुक दिस डिसीजन, इसलिए कि इट वाज अ टेरेबल डिसीजन। पहले ये भी बिल्कुल सही बात है कि आप बातचीत से हर मसला हल नहीं करते, और इन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया कि इंडिया ने हमें आके मारा तो हमने क्या इंडिया को कहा वाह वाह बात करो। नहीं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं where you have to retaliate. तो yes, but it was a very good talk, confidently done, clear expose, और मेरे ख्याल में I agreed with his conclusions. Conclusion मसलन कि इन लोगों को जो इनके सहूलतगार हैं, जैसे साकिब ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मगर साथ साथ मेरे ख्याल में इट इज एन एक्सीलेंट सजेशन। तो मेरे ख्याल में फ्रैंकली दूसरी, मुझे पता है कि अफगान गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट्स, मगर उनके ऑब्जेक्शंस के जो रीजंस है दे कंप्लीटली डिफरेंट। वो तो इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि वो उनके साथ है, उन्होंने उसको असला दिया, उन्होंने वो $7.2 बिलियन का आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपकी बात ठीक है, अफगानिस्तान के भी हम उसके ऊपर आएंगे मौक़िफ़ के ऊपर, लेकिन ये जो इंटरनली हमें एक रेजिस्टेंस नज़र आती है टूवर्ड्स ऑपरेशन, जब भी ऑपरेशन की बात हुई है, अभी कुछ दिन पहले भी गंडापुर साहब जब वज़ीर आला केपी थे, तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि नहीं जी ऑपरेशन के हम हक़ में नहीं है, बातचीत करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी मैं मेरे सरबराही में आप वफ्द भेज दें, मैं जाके बात करता हूँ। Why are they still against operation? रामीन, बात सीधी सादी ये है, दे आर अगेंस्ट ऑपरेशन बिकॉज एक ऑपरेशन में व्हेन यू गो इनटू अ विलेज, आपको पता है कि एनिमी किधर है, किस घर से कोलेटरल डैमेज होगा, देखते हैं आप बंदूक देखते हैं, आप अपना मैगजीन एक ये हो जाता है, खाली कर देते हैं, उधर जाओ, आप अपना मैगजीन खाली कर देते हैं। That is part of war, that is part of such insurgencies. मगर इन लोग जाते हैं और मैं गया हूँ at the height of war, और मैं रहा हूँ उधर एट द हाइट ऑफ वॉर, और मुझे पता है कि लोगों को द ग्रेटिट्यूड दे हैव फॉर पीपल जो आते हैं और उनको कहते हैं तुम्हें हम दुश्मन से जो तुम्हारा जान लेना चाहता है उससे उससे बचा रहे हैं, दे आर वेरी ग्रेटफुल। हाँ, अब सारे लोग हैं, आप तो वही कहानी सुनते हैं ना, हमें घर छोड़ के जाना पड़ा, जाते जाते हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, बट दैट आई थिंक यू हैव टू पुट अप विद। ठीक है, नजमुल साकिब साहब अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं आती हूँ आपकी तरफ। मैं ज़रा मीर साहब का पहले ले लूँ कमेंट। मीर साहब, अब ये जो प्रॉब्लम बताई जा रही है, सो जो प्रॉब्लम हाईलाइट की गई इस प्रेसर में भी, वो यही है कि जी केपी गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस टूवर्ड्स टेररिज्म। आप भी अग्री करते हैं इस बात से कि केपी हुकूमत की पॉलिसीज़, उनकी रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ऑपरेशन, अब उसकी जो भी रीज़न है उस रीजंस पे भी आप रोशनी डालिए कि क्यों वो रेजिस्ट करते हैं इस चीज़ को, और फिर क्या सोल्यूशन। सुन नहीं पा रहा हूँ, पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। नजमुल साकिब साहब, आपका ऑडियो का देख लेते हैं। मीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जी मीर साहब, आपको मेरा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, और आप फिर उसके बाद जो है वो यानी मीर साहब ये जो हमारे बैठे हुए हैं कर लीजिए, बड़े संजीदा से लग रहे हैं, लगता है इन्होंने कुछ संजीदा बात करनी है। मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जी प्लीज। वो ये है कि जो आपने सवाल पूछा ना कि वो फिर ये सहूलतकारी क्यों कर रहे हैं। देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ये जो सवाल आपने किया है ना, उसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि केपी की गवर्नमेंट को या उस पॉलिटिकल पार्टी को विफाक से मसाइल है। तो जो कुछ भी विफाक करेगा, जो पॉलिसी भी विफाक की होगी,
उसके वो खिलाफ है। अब इसमें यहाँ पे एक बड़ी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि आप जरा ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज जो है वो रियासत के मकासद के खिलाफ। Exactly. मैं भी यही बोल पॉइंट उन्होंने क्लैरिफाई किया। नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है वफाक से लड़ाई, और इसका यानी जनरल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उनको बताया कि एक बयानिया कर लीजिए क्योंकि वो रियासत के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा। ठीक है जी। बैक टू मीर साहब। मीर साहब, आपने सवाल सुन लिया था मेरा? जी बिल्कुल सुन लिया। थैंक यू। देखें, जो आज की जो प्रेशर थी उसके अंदर एग्रेसिव थे बिल्कुल, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, बट असर्टिव, एग्रेशन विद असर्शन। और ये बड़ा जरूरी था कि एक मैसेज आप पहुंचाएं, क्योंकि पहले आपने देखा कि हमारे वजीर आजम ने भी एक इनको मैसेज दिया था कि भाई देखो दहशतगर्दी खत्म करो, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखते हैं सबसे वाहिद मुल्क है जो कि एक दहशतगर्द का उसका एक शिकार बना हुआ है। और मुझे अफसोस है कि दुनिया इस पर कोई इंटरेस्ट इतना शोर नहीं मचाती जिस तरह बाकियों के लिए मचाते हैं ये लोग। द क्वेश्चन इज कि ये गेम्स चलती रहेंगी इस खत्ते के अंदर। इनको तालिबान की गवर्नमेंट जो है इसको ये जाहिल किस्म के लोग हैं, ये इस्तेमाल होते रहेंगे। वो इनको पैसे बना देते हैं, मोदी ने इनको यूनिवर्सिटीज खोल के दे दी हैं, दूसरे इनके और इम्पोर्टेंट इनकी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। क्यों किए? तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? तुम यही चाहते हो ना कि वहां से इंसर्जेंसी पाकिस्तान में आए, हम वहां शोर करें, पाकिस्तान को हम गंदा करें, और बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने एक ये छोटी सी एक तंजीम जो है ये टीटीपी इसको खड़ा किया हुआ है। याद रखना रामीन, एक जिस्म में है ना, जिस्म बड़ा तकड़ा होता है, लेकिन एक दांत की दर्द जो होती है ना वो पूरे जिस्म को तंग करती है, या कमर की दर्द हो पूरे जिस्म को दर्द करती है। ये टीटीपी वैसे हैं, एक छोटी सी एक तंजीम है जो कि इन्होंने एक तबाही मचाई हुई है और लोगों को ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, और जो मेरा बुनियादी सवाल था वो ये कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आज प्रेशर का मौजू इंटरनल फैक्टर्स थे, उसके हवाले से कि केपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रिगार्डिंग टेररिज्म और ख़ास तौर से पीटीआई की पॉलिसीज़ रिगार्डिंग टेररिज्म इन केपीए, ये मेल क्यों नहीं खा रही विद द पॉलिसीज़ ऑफ द स्टेट? देखिए, आपको नजम साकिब साहब ने बता दिया है, पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल दहशतगर्दी के खिलाफ है, इसमें कोई दो शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अच्छा। लेकिन उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो है विद द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा। और फेडरल गवर्नमेंट जो भी करेगी ये उसको ना कर देंगे। दिस इज व्हाट द बेसिक प्रॉब्लम इज। अब कोई कहेगा कि पीटीआई दहशतगर्दों का है, नो, एब्सोल्युटली नॉट। यार वो भी पाकिस्तानी है, हमारे बहन भाई हैं वो। क्या बात होगी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, नून भी इस तरह है, पीपल्स पार्टी भी, सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इस मौके के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, हम एक हैं। फर्क इतना है कि ये जो इन्होंने एक वो कहते हैं ना एक बात का बतंगड़ बनाया विद द फेडरल गवर्नमेंट, उसका फायदा कौन उठा रहा है? उसका फायदा दहशतगर्द उठा रहा है। तो सर ये तो गलत है ना, फिर तो इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह की पॉलिटिक्स को हमें कंडेम करना पड़ेगा जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है। हिलाल से मैं आती हूं, बिल्कुल करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, बाकी इंटरेस्ट जो है आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो सही कहा जनरल ने, भाई तुम अपने जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं तुम उनको रिजॉल्व करो, हमारा काम सियासत के अंदर नहीं आना। हमारा काम है कि हमने आपके दिफा के लिए और मुल्क के सालवियत के लिए हमने काम करना है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। बड़ा अच्छा उन्होंने क्लियर कह दिया, पहले भी कहा अभी भी कहा। सो द क्वेश्चन इज, इन लोगों को चाहिए ना, सियासतदानों को, और खुदा के लिए तुम क्यों आपस में इस तरह उलझ रहे हो जिसमें कि एक नेशनल इंटरेस्ट आपका खराब होता है, एक अननेसेसरी डिबेट आपकी आगे आ जाती है, इसमें तो कोई बात होती कोई नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता कि कोई जरा कोई प्रोफाउंड किस्म की एक स्टेटमेंट आती, पीटीआई से ले लो कि हाँ ये मारा है हमने, इनको ये जो 30 इन्होंने हमारे शहीद किए, हमने भी इसका जवाब दिया है। वी नीड टू कम अप इंटरनेशनली एंड नेशनली, क्योंकि पाकिस्तान को याद रखो, हिंदुस्तान का मीडिया तकड़ा है इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान को गंदा करता रहता है। हमें इसके लिए चाहिए, और यहाँ पे मुझे अच्छी चीज लगी है, वो पीटीवी ने एक अंग्रेजी चैनल खोल लिया,
बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारा मौक़िफ़ अंग्रेजी में जाए, लोगों को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक बात है। हम उर्दू में बात करके, पंजाबी सिंधी में बात करके हम समझते हैं कि लोगों को पता है, लोगों को कुछ नहीं पता। आपने इनको इनकी ज़बान में समझाना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और इंटरनेशनल पोडियम के ऊपर जाके अपना भी हम केस ट्रीट करना हमें पड़ेगा। ठीक है, ये लिप सर्विस इज नो मोर, सिंपल। राइट। हिलाली साहब, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, पहली बात तो मैं है, आई डिसएग्री कंप्लीटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं पीजे मीर के पीटीआई गवर्नमेंट टेररिज्म के खिलाफ है, मगर पीटीआई गवर्नमेंट का फैसला गलत था, उस पे एडमिट करो। मैं नहीं कहता कि पीटीआई टेररिस्ट पार्टी है, नहीं है। पीटीआई हैज वंडरफुल पीपल इन इट। पीटीआई इज एंटी टेरर, प्रो पाकिस्तान। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका गलत फैसला है। आप समझ सकते हैं एक मिनट के लिए कि वो टेररिस्ट जो आपके कितने लोगों को मारे थे, उनको आप, वो भागे हुए, उनको आप कह रहे हैं आ जाओ और हथियार भी ले आओ। What are you doing? I mean, do you take एक आदमी कत्ल करता है, आप उसको कहते हैं अच्छा चलो मैं माफ कर दिया, छुरी भी ले जाओ, बंदूक भी ले जाओ, और फिर वापस भी आ जाना जब तुम्हारी मर्जी है। जी। What are you talking about? It was a terrible decision to talk to them, or it is a terrible decision to think that you can talk and win them over. What terrorists हैं? They belong to no one. यार क्या कमाल है ये। इसलिए मैं शुरू में पूछा, वो भी सिंगल हैंडेडली लिया हुआ डिसीजन नहीं था, उसमें भी जो उस वक्त के स्टेट थी वो म्यूचुअली उसके अंदर डिसाइडेड थी चीजें, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। रमीन, इसलिए मैंने आपको पूछा कि और कौन था इस फैसले पे। इस फैसले को हाउ वाज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि इस फैसले को वो लोग जो हर फैसले को एक्सेप्ट वेट करते हैं और हर फैसले पे बोलते हैं इफ इट्स नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, वो कैसे इस फैसले को ये करने दिया, अलाउ इट टू गो। मैं तो ये समझ ही नहीं सकता। ट्रू। डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। थोड़ा फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पर कि टेररिज्म के हवाले से जो हमारे बॉर्डर्स हैं उससे क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन से ममालिक हैं जो कि इसमें मुलव्विस हैं। पीजे मीर साहब, इस वक्त अफ़गानिस्तान और इंडिया बहुत करीब होते हमें नज़र आ रहे हैं। मुत्तकी साहब इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और एम्बेसी खोलने का ऐलान कर दिया गया है काबुल में इंडिया की तरफ से 4 साल बाद। फिर जो हमारे पास शवाहिद हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हैं जो कि टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। टीटीपी बैठी हुई है अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है हमारी, अगर हम नेबरहुड की बात करें अपना। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। याद रखें, अफ़गानिस्तान ये हमारा वो नेबर है जिसने हमें रिकग्नाइज भी नहीं किया था इंडिपेंडेंस पे जी। तो बात ये है, इंडिया का अपने रवैया देख लिया। अभी तो उनके फॉरेन मिनिस्टर मुतक्की गए हैं कोई 2 दिन पहले, और एक उन्होंने विजिट की है वहां जाके। नेचुरली अपने वो बायलैटरल बढ़ाएं, हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम तो ये कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। जिन्ना क्या फॉरेन पॉलिसी छोड़ के गए थे, पीस, ट्रैंक्विलिटी इन द रीजन। बेसिकली हम तो पीस चाहते हैं, हम एक पीस, हम एक अमन का मुल्क है हमारा। We don't need confrontations with anybody. लेकिन but if you provoke us, तो then yes we will. अब जो अफगानिस्तान है उसकी हिस्ट्री देख लो आप जी। 1839 से लेके आप देख लो कि अब तक 3 एंग्लो वॉर्स भी हो चुकी हैं। एक तो 2001 से 2014 में हो गई। उससे पहले आप देख लो कि 78 से लेके आप कर लो कि आई थिंक 92 तक इनकी पहली सोवियत होगी। फिर उसके बाद 2001 से 2021 आपका अमेरिकन इंटरफेरेंस, अमेरिकन इंटरवेंशन, वहां की वॉर। इन बिटवीन जो प्रॉब्लम आई है वो आ गई आईएसएस की, एंटी तालिबान इंसर्जेंसी की आ गई। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये जो आईएसएस बीच में जो आ जाता है, ये क्या वो जो अभी भी चल रहा है सब कुछ वहां। सो अफगानिस्तान एक टर्मोइल स्टेट है जिसको इंस्टेड कि कंट्री लाइक इंडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसको एक स्टेबलाइज करे, वो उसको और डिस्टेबलाइज कर रहा है बाय पंपिंग इट। अब मुझे बताओ
पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के ऊपर आपको इंडियन काउंसुलेट खोलने की क्या जरूरत है, मुझे बता दें। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? क्या वीजे देने हैं वहां? क्या आपने कुछ किसी को फैसिलिटेट करना है? ये इनके इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स उधर होते हैं, अच्छा। जो कि इनको गाइड करते हैं। अब यही वजह है कि वो मुल्क के अंदर कभी भी अमन नहीं आएगा जब तक कि हिंदुस्तान की इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगी। हिंदुस्तान भले 1000 दफा डिनाई करे, डिनाइल में जाए, परपेचुअल डिनाइल में जाए, लेकिन इसका परपेट्रेटर वो है उधर, क्योंकि हिंदुस्तान खुद एक परपेट्रेटर है दहशतगर्दी का। पहलगाम आपने देख लिया, आपने मुंबई अटैक्स आपने देख लिए, ये सब किसने करवाए? ये सब वही इन्होंने करवाए। लेकिन इंप्रेशन किसका है? कबूतर जाता है पाकिस्तान पे ब्लेम हो जाता है, कुछ साइकिल गलती से जाती है पाकिस्तान पे ब्लेम हो जाता है। तो ये इनकी एक एसओपीज है। आई वुडंट वरी अबाउट इट बिकॉज दैट इज व्हाट दे डू। बट यहाँ हमने जो देखना है, इन अफगानियों के अंदर कुछ अकल डालने की कोशिश करें कि खुदा के लिए देखो, वी वांट पीस, तुम एक लैंडलॉक मुल्क हो, हम तुम्हारे फैसिलिटेटर्स हैं, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। यस, तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी कैरेज की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पोर्ट के ऊपर है, बट दे मोस्ट ऑफ देम आर रिजॉल्व, लेकिन कई और भी रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे? ये इस्तेमाल कर रहे थे आपके ट्रांजिट ट्रेड को विद टेररिज्म। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आ रहे थे। हमने इनको कहा था कि ये नहीं होगा। हिंदुस्तान वाघा बॉर्डर से भी इस तरह हो रहा था, लेकिन हमने इसको बंद कर दिया कि जब तक हमारे एग्रीमेंट इनके साथ कितना 5% का, हम कर रहे थे 75% इनकी सर्च। क्यों? बिकॉज दे वर वायलेटिंग द एग्रीमेंट। हम तो इनके फ्रेश सप्लाईज और हर चीज आने देते हैं वहां। ठीक बात है। लेकिन ये जो है इनके अंदर, देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आज हम बात कर रहे हैं ना, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक सॉफ्ट अंडरबेली है इन दहशतगर्दों के लिए। मैं आपको बड़ा खुली बात कर रहा हूँ। और यही चीज अफगान, ये जो तालिबान है, इसके अंदर भी एक सॉफ्ट बेली है कि जो कि सपोर्ट करते हैं। जब तक ये सॉफ्ट बेलीज को हम ऑनलाइन ही लेके आएंगे, ठीक नहीं करेंगे, ये परसिस्ट करती रहेगी प्रॉब्लम्स। नजमू साकिब साहब, ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत अफगान गठजोड़ है, दोनों ही दहशतगर्द हैं, फैसिलिटेटर हैं दहशतगर्दी के। पाकिस्तान को क्या करना है अब? आपने मुत्तकी साहब के 6 दिन के इंडिया के दौरे की बात की है जी। आपने ये भी बता दिया कि जयशंकर ने फैसला सुना दिया। एक बड़ी डेवलपमेंट होती है कि उनका 2021 में जब सफारत खाना खत्म हुआ तो उन्होंने एक टेक्निकल मिशन वहां बनाया जी। अब वो उस टेक्निकल मिशन को दोबारा से एम्बेसी बना रहे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जी इलाकाई तवाज़ुन होगा, स्टेबिलिटी आएगी, दो तरफा ताल्लुकात, यानी इंडिया और अफगानिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो ठीक होंगे, और अफगानिस्तान की सालमियत और इंडिपेंडेंस के लिए हिंदुस्तान बड़ा पुरअज़्म है। साथ ही हमें एक अभी क्लिप मिला है जिसमें मुत्तकी साहब ने बयान दिया है, मैं जरा देखना चाहूंगा, और आप सबके जो हमारे पैनलिस्ट दोस्त हैं वो भी जरा इस पे देखें कि वो बात क्या कर रहे हैं। मुत्तकी साहब ने अपने बयान में एक बात की कि अफगानिस्तान में तो अमन अमान हो रहा है। अच्छा। अफगानिस्तान में तो अमन आ चुका है। मेरा सवाल मुत्तकी साहब से और अफगान गवर्नमेंट और खासतौर पर तालिबान की जो काबुल में गवर्नमेंट है, मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर आप कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन आ चुका है, तो फिर जब हम इधर से अफगानी भेज रहे हैं तो उनको ले क्यों नहीं रहे? उनको क्यों रोक रहे हैं? अगर आप वो क्यों निकले थे वहां से? आपके अफगान महाजरीन निकले क्यों थे? इसलिए कि अमन अमान नहीं था। और अगर अभी अमन अमान आ गया है तो आप क्यों कह रहे हैं कि इनको ना भेजें? तो मुझे ये पैराडॉक्स नजर आई। ठीक बात। इसके बाद जो यानी हुआ है, हमारे यानी डिप्लोमेट्स का काम बढ़ गया है। मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, फॉरेन ऑफिस का काम बढ़ गया है, क्योंकि ये जो इंडिया की एम्बेसी बनी है इसके अंदर की बात आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या है? इंडिया की एम्बेसी बनी है, वापस ये बना रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने डी फैक्टो अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया। नंबर 2 कि वो जो इन्होंने कॉन्सुलेट्स बनाई हुई थी ना, जुमा बाजार, यानी दुनिया भर में किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क की इतनी कॉन्सुलेट्स नहीं थी जो कि अफगानिस्तान में बनी। उनको ये रीएक्टिवेट करने वाले हैं। अच्छा। उनको ये रीएक्टिवेट करेंगे और उसका हदफ कौन होगा? मेरा और आपका पाकिस्तान होगा। जब से ये तालिबान 2 आए हैं, 2021-22 की बात बता रहा हूं, अब उसमें ये है कि उन्होंने सेफ हेवन दिए, ये कॉन्सुलेट उसको बढ़ावा देगी
और ये जो अभी मुलाकात हुई है ना, इसमें ये बाकायदा तौर पे एक चेतावनी है, एक तंबीह है, एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर 2 तो होगा ही। वो बुनियादन मरसूख जो आपने किया और हमें शिकस्त हुई, मार्का हक हुआ, हमें हजीमत हुई, 2 तो होगा ऑपरेशन सिंदूर। और उसमें उनके जो आर्मी चीफ और एयर चीफ ने जो बातें की हैं, जो उधर से बातें हम तक पहुंच गई हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो अफगानिस्तान अदा करेगा। और उसके लिए इस पूरे 6 दिन के दौरे का आपको अभी से ही बता रहा हूं कि वो सारे का सारा पाकिस्तान फोकस्ड है, अगेंस्ट पाकिस्तान है। और इसके लिए हमारा फौज तो हमारी तैयार है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 करें, बिस्मिल्लाह करें, आए। हम आपको इस दफा ऐसा जवाब देंगे जो मैंने अभी सुना, ऐसा जवाब देंगे, और हो सकता है हम कोई फोन भी ना उठाएं कि इसको बंद कर दे, वो हम आप तैयार हैं। लेकिन फॉरेन ऑफिस को तैयार होना है, डिप्लोमेटिक फील्ड में हमने बताना है कि ये क्या हो रहा है भाई, दोबारा से कॉन्सुलेट क्यों रीएक्टिवेट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, इंडिया और अफगानिस्तान का जो अब ये नेक्सस है, तो इसको कैसे टैकल कर लेंगे पाकिस्तानी? देखिए, ये जैसे पीजे ने कहा था, फ्रॉम डे 1 अफगानिस्तान पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस नहीं मांगा, और आज तक आपको पता है कि ड्यूरेंट लाइन वो रिजेक्ट कर गए हैं। वो तो अभी वो कहते हैं कि कोई बॉर्डर है ही नहीं, इसलिए कि वो 100 साल का था और उसके बाद अब कोई बॉर्डर है ही नहीं। किस तरीके से हम रोक रहे हैं उनको? इसी तरीके से कि वी आर मोर पावरफुल, और वो आ नहीं सकते। जिस दिन उनके पास अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि वो आ सकें, दे विल कम एंड दे विल स्टे एंड दे विल क्लेम द लैंड। पेशावर में बैठ के कहेंगे ये हमारा है। एक बात। दूसरी बात है, देखिए, ये एक आर्टिफिशियल कंट्रैप्शन है अफगानिस्तान। ये इस्लामिक, ये बुखारा एमिरेट से रूसियों ने और ब्रिटिश ने इन द 19th सेंचुरी बैठ के उन्होंने फैसला ये किया था कि हमारे 2 एम्पायर्स जो हैं उनका वो दे ग्रेट अगेंस्ट ईच अदर, माने दे हमारे वहाँ खामखा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो बेहतर है एक स्टेट बनाए विच विल बी अ कार्टिलेज। इसकी आप इसकी फॉर्मेशन देखें अफगानिस्तान के, लाइक अ कार्टिलेज बिटवीन 2 बोन्स। तो ये उन्होंने बनाया। नहीं तो आप देखिए, उज़्बेकिस्तान हो गया, उज़्बेक्स हैं अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान बन गया, ताजिक्स भी हैं, तुर्कमेनिस्तान भी बन गया, तुर्कमेन भी है। दिस इज अ स्टेट जो अब हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। पश्तून जो हैं, दे शुड बेसिकली कम टू पाकिस्तान, बिकॉज हमारे पास ज्यादा पश्तून है निस्बतन उनके। मगर दिस इज which these are things that points that we can make, मगर हमने इस बात पे कभी चले नहीं है। We have never done what these people have done. We have never gone around saying ये हमारा जमीन इन्होंने ले लिया है। मगर अब इनके साथ there is only one way of talking to them, and that is the language of weapons. इसलिए apart from that there is no other language. टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, मैंने बस नजमुल साकिब साहब के सवालात लेने 1 मिनट रह गया मेरे पास। जी नजमुल साकिब साहब, आज के सवालात जो हैं वो आज के टॉपिक से हट के हैं जी। पहला जरूरी सवाल, फैसला हुआ है कि इस्लामाबाद में 1 वे पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, मुकदमात भी दर्ज होंगे। यूं लगभग 350 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थानों में बंद हो गई हैं। अच्छा। इनमें से किसी भी बड़े आदमी की गाड़ी शामिल नहीं है। जरूरी सवाल ये है कि बड़े आदमियों की तरह क्या बड़े आदमियों के ड्राइवर भी गलती नहीं करते? आज का गैर जरूरी सवाल, एक मोतदल सियासी रहनुमा ने तजवीज दी है कि इस मुश्किल घड़ी में तमाम सियासतदान मिलकर बैठें। गैर जरूरी सवाल ये है कि पाकिस्तान की 78 साल सियासी तारीख में कभी कोई आसान घड़ी भी आई है? बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, सवालात आपके लिए जाने में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।